हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस टीचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीडीपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी आनुवांशिकता और वातावरण। सभी टेट एग्जाम के पर्पज से, चाहे वो एच टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, इसके अलावा केवीएस, डी ट्रिपल एस भी, सभी टेट एग्जाम और टीचिंग एग्जाम के पर्पज से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हेरिडिटी से पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जेनेटिक्स की। जो हेरिडिटी है वो जेनेटिक्स से ही निकल कर आया है। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। और जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स वर्ड का सर्वप्रथम यूज, यानी सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड का यूज विलियम बेटसन ने 1905 में किया था। इसके हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मतलब एक पीढ़ी के गुणों का दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाना, यानी माता पिता के गुणों का या फिर माता पिता से जो पहली पीढ़ी है उनके गुणों का, उनके ट्रेट्स का उनकी आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाना हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता कहलाता है। अब ये जो ट्रेट्स हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। ये जो ट्रेट्स हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो एक फीमेल बॉडी होती है, या फिर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। या फिर हम पेयर में बात करें तो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यानी जो हमारी फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर भी 23 पेयर्स होते हैं, और जो हमारी मेल बॉडी होती है उसके अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब जो फीमेल बॉडी होती है, मेल बॉडी होती है, उनके अंदर एक सेक्स सेल होती है जो लिंग निर्धारण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। या फिर हम ये कहें कि जो ट्रेड्स पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं, कहीं ना कहीं ये जो सेल है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हमारी जो सेक्स सेल होती है, यानी फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल। फीमेल सेक्स सेल कौन सी होती है? ओवा। और जो मेल सेक्स सेल होती है वो कौन सा होता है? स्पर्म। अब जो फीमेल सेक्स सेल होती है यानी ओवा और स्पर्म, ठीक है, ओवा यानी फीमेल सेक्स सेल और स्पर्म यानी मेल सेक्स सेल। तो इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जो इनके हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं वो इनकी सेक्स सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये जो सेक्स सेल हैं, यानी ओवा है और ये ये स्पर्म है, जब आपस में मिलते हैं तो ये आपस में मिलकर फर्टिलाइज करते हैं और एक नई सेल बनाते हैं जिसे हम जायगोट यानी युग्मनज कहते हैं। और ये नई सेल आगे जाके फर्दर मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है, और ये मल्टीपल सेल्स आपस में अटैच होती रहती हैं और एक इंडिविजुअल को फॉर्मेट करती हैं, यानी एक बेबी को बनाती हैं। अब ये जो जायगोट है अब ये जो जायगोट है ये भी एक टाइप के सेल ही होता है। अब ये सेल है तो ये इसका क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। ये सेल है तो ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम केंद्रक भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर्स होते हैं, जिनमें से एक न्यूक्लियर्स होता है वो होता है हमारा क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या होता है? ये क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब द्विकुंडलीय संरचना। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम हिंदी में द्विकुंडलीय संरचना कहते हैं। अब इसी डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। यहाँ पर ये अगर हम इसको यहाँ पर एक सेगमेंट मान लें, यानी इसका एक ये पार्ट, जो इसका एक पार्ट होता है, एक सेगमेंट होता है, इसको हम जीन कहते हैं। और यही जीन हमारे जो ट्रेट्स होते हैं, बच्चों के अंदर जो ट्रेट्स पास होते हैं उनके पेरेंट्स के, यही जीन उन ट्रेट्स को पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जीन ही वह आधारभूत इकाई है जो माता पिता के गुणों को बच्चों में स्थानांतरित करती है। तो यह टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो आनुवांशिकता की आधारभूत इकाई जीन होती है। यहाँ पर जो जीन है उसको हम कह सकते हैं कि ये डीएनए का सेगमेंट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं जो जीन होता है ये क्रोमोसोम का भी एक पार्ट होता है। अब जो जीन होते हैं
वो माता पिता के गुणों को तो बच्चों में स्थानांतरण करते ही करते हैं, साथ में भी अगर साथ ही क्या होता है कि अगर कोई जेनेटिक डिजीज है पेरेंट्स में, ठीक है, जेनेटिक डिजीज है पेरेंट्स में, या फिर पेरेंट्स से पहले जो पीढ़ी है यानी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके अंदर जेनेटिक डिजीज है, और वो ये जीन्स उस जेनेटिक डिजीज को भी आगे आने वाली पीढ़ी में पास कर देते हैं, यानी स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कई बार कि कि माता पिता को डायबिटीज है, तो बच्चों को भी डायबिटीज होगी, या फिर किसी और टाइप की कोई डिजीज है। जैसे हम एक डिजीज की बात करें तो मस्कुलर डिजीज नाम की एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, तो वो भी क्या होता है कई बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ पर हम बात करें डीएनए की, तो जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो सीडीपी के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ पर बात करें हम क्रोमोसोम की। अब यहाँ पर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो एक ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि एक ह्यूमन बॉडी में, एक मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े, और अगर वैसे ही पूछा जाए कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये दो टर्म्स होती हैं हमारी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सेक्स सेल होती हैं यानी ओवा होता है, स्पर्म होता है, ये इनके अंदर हाफ हाफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम इसमें रहेंगे, 23 क्रोमोसोम इसमें रहेंगे। तो हाफ हाफ क्रोमोसोम होने की वजह से जो ओवा है और स्पर्म है इनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। और जब ये दोनों सेल आपस में मिल जाती हैं तो ये इन दोनों सेल के मिलने से जो एक न्यू सेल बनती है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं। इस वजह से जो एक जायगोट होता है यानी युग्मनज होता है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा डिप्लॉइड रहता है। तो जो जायगोट रहता है वो हमारा डिप्लॉइड रहता है, और जो ये दोनों सेल होते हैं ये हमारी हैप्लॉइड होते हैं। चलिए आगे, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता का वाहन किसे कहा जाता है? व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता का वाहन किसको कहा जाता है? जीन को ही अनुवांशिकता का वाहन कहा जाता है। आधारभूत इकाई भी, अनुवांशिकता की आधारभूत इकाई भी जीन को ही कहा जाता है। सीटेट और एचटेट में पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, यानी जो जब मदर बेबी कंसीव कर लेती है तो वो बॉय और गर्ल कैसे बनता है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो अभी जैसे हमने देखा कि एक ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों में यानी मेल और फीमेल, वो दोनों में यानी मेल और फीमेल दोनों में वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। तो सेम रहने की वजह से हम उन क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, या फिर हमें इन्हें सोमैटिक क्रोमोसोम भी इन्हें बोला जाता है। तो याद रखना कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उन्हें या तो ऑटोसोम्स कहते हैं या फिर सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ लिया है कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो वहां पर ये ऑटोसोम्स लिखा हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है सोमैटिक क्रोमोसोम्स के नाम से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इनके दोनों नामों को आप इन्हें याद रखेंगे। अब ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। सेक्स डिटर्मिनेट करने के लिए कौन सा पेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? जो 23 पेयर होता है यानी 23वां जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है कि जैसे जो फीमेल है, उसके अंदर जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, लेकिन जो मेल है उसमें जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है उनमें से एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब वो फीमेल का ओवा है उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होगा। अब हम फीमेल की बात करें तो ये वाला हो फीमेल में, ये वाला एक्स हो या फिर ये वाला एक्स हो, तो दोनों ही कंडीशन में फीमेल के ओवा में तो एक्स होगा,
भाई फीमेल के ओवा में तो एक्स क्रोमोसोम ही कंटेन होगा, एक्स क्रोमोसोम ही वो क्या करेगी, अटेन करेगी। लेकिन अगर हम स्पर्म की बात करें यानी मेल क्रोमोसोम की बात करें, स्पर्म की बात करें, तो अगर स्पर्म में हमारा एक्स क्रोमोसोम होता है तो ये एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल के एक्स के साथ मिलता है, फीमेल के एक्स के साथ मेल का एक्स क्रोमोसोम मिलता है, तो ये डबल एक्स बनाते हैं। डबल एक्स का मतलब क्या होता है कि जो बेबी है वो गर्ल होगा। लेकिन अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मेल का वाई क्रोमोसोम मिलता है तो ये एक्स वाई बनाते हैं। एक्स वाई का मतलब जो बेबी है वो बॉय है। तो इस तरह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो 23वां गुणसूत्र होता है किसका, मेल का जो 23वां गुणसूत्र होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से जो मदर के जो गर्भ होता है, मदर के गर्भ में इस तरह से बॉय और गर्ल का फॉर्मेशन होता है। साथ के साथ जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है यानी जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है हमारा, 23 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसको क्या कहते हैं, इसको हम सेक्स सेल भी बोलते हैं और इन्हें हम अलोसोम्स भी कहते हैं। सेक्स सेल भी बोलते हैं और साथ के साथ इन्हें हम अलोसोम्स भी इन्हें बोला जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्स सेल या फिर अलोसोम्स हमारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन्स। हम ट्विन्स के कंसेप्ट की बात करते हैं कि जो मदर की बॉडी में यानी मदर के गर्भ में जो ट्विन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इससे पहले हमें एक छोटा सा जो फीमेल की बॉडी में एक जो नेचुरल प्रोसेस होता है उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि मदर की बॉडी, एक फीमेल है उसकी बॉडी में 2 ओवरी होती हैं और अल्टरनेटिवली ये ओवरी हर महीने एक ओवर रिलीज करती है, यानी एक महीने में ये वाली ओवरी एक ओवर रिलीज करेगी, नेक्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी एक ओवर रिलीज करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये ओवरी है वो एक से ज़्यादा ओवर रिलीज कर देती है। अब हम बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि ये हमारी ओवरी है, ये एक फीमेल की बॉडी की ओवरी है। आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस एक ही जायगोट से बनने वाले 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। जब ओवा रिलीज होता है तो ओवा के रिलीज होने के बाद जब वो ओवा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो वो क्या बनाता है, वो जायगोट बनाता है। यही जायगोट फर्दर 2 जायगोट्स में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से 2 बेबी का फॉर्मेशन होता है, यानी माँ के गर्भ में 2 बेबी बनते हैं जिन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें समान जुड़वा भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें हम फ्रेटर्नल ट्विंस की। सबसे पहले तो इससे पहले हम आइडेंटिकल ट्विंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब क्योंकि ये जो दोनों जुड़वा हैं एक ही सिंगल जायगोट से बनते हैं, इस वजह से जो इनका जेंडर होता है, इनका सेक्स होता है वो सेम होता है। यानी जो दोनों बच्चे होंगे या तो वो बॉय बॉय होंगे या फिर दोनों बच्चे वो गर्ल होंगे और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो सिमिलर होती है, यानी दोनों बच्चे एक समान दिखते हैं। बिल्कुल उनकी आँख, नाक, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ उनका एक समान होता है। इसके अलावा जो उनका प्लेसेंटा होता है वो भी सेम होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक झिल्ली लाइक ब्लड स्ट्रक्चर होता है जो माँ के गर्भ में बना हुआ होता है। ये प्लेसेंटा होता है जो एक तरफ तो माँ के गर्भ से अटैच होता है और दूसरी तरफ यह बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे अटैच होता है। और जो प्लेसेंटा का काम क्या होता है, प्लेसेंटा का काम होता है बच्चों को पोषण प्रदान करना, बच्चों को माँ के गर्भ में न्यूट्रिशन प्रदान करना और जो बच्चों की बॉडी में यानी बच्चे की बॉडी में जो वेस्ट है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करना, ये प्लेसेंटा का काम होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की। फ्रेटर्नल ट्विंस यानी भ्रांतीय जुड़वा, भ्रांतीय जुड़वा, तो फ्रेटर्नल ट्विंस को हम भ्रांतीय जुड़वा भी कहते हैं। तो भ्रांतीय जुड़वा कैसे बनते हैं,
अब हमें पता है कि जो फीमेल की बॉडी है पर मंथ या हर मंथ एक ही ओवर रिलीज करती है, लेकिन क्या होता है कई बार जो फीमेल की बॉडी से ओवरी से एक से ज़्यादा ओवर रिलीज होते हैं। जब एक से ज़्यादा ओवर रिलीज होते हैं तो ये जो ओवा होते हैं, अलग अलग ओवा होते हैं, तो ये ओवा अलग अलग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होते हैं। अब जो स्पर्म है ये अलग अलग स्पर्म है, तो इनके ये क्रोमोसोम भी है वो भी वेरी करेगा। या तो हो सकता है कि जो स्पर्म है ये अलग अलग क्रोमोसोम के हों, एक्स एक्स क्रोमोसोम के हों, या फिर ये हो सकता है जो स्पर्म है वो वाई वाई क्रोमोसोम के हों, या फिर जो एक स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम का हो और एक स्पर्म हमारा वाई क्रोमोसोम का हो। इस तरह से जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं उनका जो सेक्स है वो सेम भी हो सकता है, या फिर उनका जो सेक्स है वो डिफरेंट भी हो सकता है, यानी वो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट जेंडर के भी हो सकते हैं। लेकिन जो इनकी अपीयरेंस होती है यानी इनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है। जो फ्रेटर्नल ट्विंस है एक तरह एक जैसे नहीं दिखते हैं, और साथ ही जो इनका प्लेसेंटा होता है वो भी अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं लॉज की। हमारी हेरिडिटी में कुछ लॉज हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 3-4 लॉ हैं, तो इन्हें भी हम एक एक करके देख लेते हैं कौन से लॉ में क्या बोल रखा है। सबसे पहले हम बात करें लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी में हमारे 3 लॉ आते हैं। एक तो आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, दूसरा आता है लॉ ऑफ वेरिएशन, तीसरा आता है लॉ ऑफ रेग्रेशन। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समानता का नियम कहते हैं। कि मतलब जैसे पेरेंट्स होंगे बच्चा बिल्कुल सेम उनके जैसा ही होगा। मतलब जैसे पेरेंट्स की जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वैसा ही फिजिकल अपीयरेंस, वैसा ही लुक्स बच्चों का होगा। जैसे बच्चों का माँ बाप का आईक्यू लेवल होगा वैसे ही बच्चों का आईक्यू लेवल होगा। जैसे माँ बाप का उठने बैठने का बोलने चालने का तरीका है वैसे ही बच्चों का होगा। यानी जो बच्चे हैं लाइक बिगेट्स लाइक होते हैं बिल्कुल, यानी अपने माँ बाप की तरह ही बच्चे होते हैं। अब जो दूसरा नियम आता है वो आता है लॉ ऑफ वेरिएशन का। लॉ ऑफ वेरिएशन जिसे हम भिन्नता का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे बच्चों का जो अपीयरेंस होता है वो वेरी कर जाता है। यानी जो बच्चों का अपीयरेंस होता है वो माँ बाप के अपीयरेंस से, माँ बाप के लुक्स से बिल्कुल एकदम अलग होता है। अगर माँ बाप क्या है, माँ बाप अगर मान लो माँ बाप का रंग एकदम एकदम साफ है, क्लियर है, तो हो सकता है जो बच्चे का जो रंग है वो थोड़ा डार्क हो जाए। या फिर माँ बाप का रंग डार्क है तो हो सकता है बच्चे का जो रंग है वो एकदम साफ हो जाए। तो यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, लुक्स होती है, ये वो बच्चे की माँ बाप से कई बार डिफरेंट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप के जैसे बच्चे नहीं दिखते या फिर अलग हो जाते हैं? तो या तो उनकी बॉडी में किसी तरह का कोई म्यूटेशन हो जाता है माँ बाप की बॉडी में, या फिर कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से उनकी बॉडी में कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं, कुछ वेरिएशन चेंज हो जाते हैं, कुछ हार्मोन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं कई बार माँ बाप की तरह नहीं दिखते। यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उनका लुक्स वेरी कर जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन की। लॉ ऑफ रिग्रेशन है जिसे हम प्रत्यागमन का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे था लॉ ऑफ वेरिएशन में यहाँ पे बच्चे का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफर करता है। लेकिन लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो वेरी करेगा। यहाँ पर क्या है कि या तो माँ बाप अगर बहुत ही ज़्यादा सज्जन स्वभाव के हैं या फिर उनका जो आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है तो बच्चे बिल्कुल दुष्ट प्रकृति के हो जाएंगे। या फिर उनका जो आईक्यू लेवल है बिल्कुल लो होता है या फिर एवरेज होता है। या फिर बच्चे माँ बाप हैं उनका जो आईक्यू लेवल है वो कम है या फिर एवरेज है, तो बच्चों का जो आईक्यू लेवल है उनकी तुलना में काफ़ी हाई हो जाता है। तो इस तरह से जो बच्चे की जो इनर क्वालिटी होती हैं वो यहाँ पे वेरी करती हैं। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि माँ बाप के अंदर कोई विशिष्ट क्वालिटी है, बच्चे के अंदर माँ बाप की सामान्य गुण तो आ गई, सामान्य क्वालिटी तो आ गई, लेकिन जो विशिष्ट क्वालिटी है वो नहीं आई। सपोज किसी बच्चे के जो माँ बाप हैं वो सिंगर हैं, अब उनका बच्चा पैदा हो गया, बाकी सारी चीज़ें बच्चे में माँ बाप की तरह हैं,
बिल्कुल उनका फिजिकल अपीयरेंस एक उनके जैसा है, उनके बोलने चालने का तरीका भी उसका उसके माँ बाप की तरह तरह है, लेकिन उनके उसके माँ बाप के अंदर जो सिंगिंग वाली क्वालिटी है, सिंगर वाली क्वालिटी है, वो बच्चे के अंदर नहीं आई। तो यहाँ पर ये किस लॉ को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ रिग्रेशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पर हम बात करें इनके प्रोपाउंडर की, कि जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी थी, लॉ ऑफ वेरिएशन था, लॉ ऑफ रिग्रेशन था, ये किसने दिया था? तो जो लॉ ऑफ सिमिलरिटी दिया था, समानता का नियम दिया था, ये दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने। ठीक है, यहाँ पर फिर जो बात करें हम लॉ ऑफ वेरिएशन की, यानी भिन्नता के नियम की हम बात करें, तो भिन्नता का नियम दिया था चार्ल्स डार्विन ने। इसके अलावा लॉ ऑफ रिग्रेशन की बात करें, यानी प्रत्यागमन के नियम की बात करें, तो जो प्रत्यागमन का नियम है वो सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड लॉ की। अब जो हमारा सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा, जिसे हम बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। और यह दिया था ऑगस्ट विजमैन ने, या फिर आपको ये कई जगह बीजमैन भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये सेम ही है। अब इसने अपने लॉ में क्या बात कही थी, इसमें छोटा सा ही लॉ है, इसने अपने लॉ में दो बात कही थी। एक तो ये कहा था कि जिस बीज से, जिस कोशिका से बच्चे का जन्म होता है वह कभी समाप्त नहीं होती, वह कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। दूसरा इसने क्या कहा था कि हमारी बॉडी में दो टाइप्स की सेल होती हैं, एक सोमेटिक सेल होती है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और दूसरी हमारी बॉडी में सेक्स सेल होती है। तो इसने कहा था कि बच्चों में गुणों का स्थानांतरण सेक्स सेल की वजह से होता है, ना कि सोमेटिक सेल की वजह से। सोमेटिक सेल का बच्चों में माँ बाप के जो गुण स्थानांतरित होते हैं, गुण ट्रांसफर होते हैं, उसका कोई भी रोल नहीं होता। गुणों का स्थानांतरण सिर्फ सेक्स सेल की वजह से होता है। तो अपनी इस थ्योरी में बस इसने यही बात कही थी। तो नेक्स्ट हम थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। और यहाँ पर हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। यहाँ से एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था, इसका प्रोपाउंडर कौन है? तो इसका प्रोपाउंडर है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। एक तो यही पूछ लिया जाता है। दूसरा यही एक फेमस क्वेश्चन है बस कि जो अनुवांशिकता के पिता किसको कहा जाता है? तो अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, या फिर आधुनिक अनुवांशिकता के पिता मॉडर्न हेरिडिटी के फादर किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही मॉडर्न हेरिडिटी और अनुवांशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल में मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर हम कहें कि स्वीट मटर यानी मीठे मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अलावा इन्होंने चूहों पर भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो ज़्यादा प्रयोग में नहीं आया था, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। अब इन्होंने 3 लॉ दिए थे, जिनमें से 3 लॉ दिए थे इन्होंने, जिसमें से जो सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रभुत्व का नियम इसे कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर बच्चे में माता और पिता, ठीक है, ये एक माता है एक पिता है, इन्होंने कहा था कि अगर बच्चे में माता और पिता में से केवल किसी एक के ही गुण दिखाई देते हैं, दूसरे के गुण नहीं दिखाई देते, तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। उन्होंने कहा था कि जो जिसके गुण दिखाई देते हैं वो डोमिनेंस ट्रेट होते हैं, यानी वो मुख्य गुण होते हैं, जिन्हें हम प्रभावी गुण भी कहते हैं। और जो गुण नहीं दिखाई देते उन्हें हम रिसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं, यानी अप्रभावी गुण बोलते हैं। और इन्हें लुप्त ट्रेट्स यानी लुप्त गुण भी इन्हें बोला जाता है। ये इसने यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बात कही थी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसने क्या कहा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसने कहा था कि सपोज बच्चे के अंदर उसकी माता के गुण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसके अंदर उसकी माता और पिता दोनों के 50-50% गुण आए हैं। हो सकता है कि बच्चे के अंदर वो गुण नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उस बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में उस बच्चे के जो रिसेसिव ट्रेट हैं वो दिखाई देंगे। मतलब बच्चे के अंदर उसके माता के गुण नहीं है, उसके पिता के गुण हैं। अब इस बच्चे की नेक्स्ट पीढ़ी आ गई, यानी ये वाली पीढ़ी इस बच्चे की आ गई, तो इस पीढ़ी में
इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी इसकी जो ग्रैंड मदर है उसके गुण दिखाई देंगे। यानी जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। वो गुण भी जो लुप्त गुण होते हैं वो भी उसमें कभी ना कभी वो भी आगे आने वाली पीढ़ी में दिख जाते हैं। और इसका इन्होंने एक रेशो बताया था कि किस रेशो में वो जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं यानी लुप्त गुण हैं वो दिखते हैं या फिर एक आने वाले समय में वो दिखते हैं। तो इसका जो रेशो बताया था इन्होंने 3/1 का इन्होंने ये रेशो बताया था। तो आप इसमें इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ज़्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर ये याद रखना कि जो मेंडल था उसने कहा था कि एक जो हमारी स्पीसीज है उसके अंदर चाहे जितने भी कारक हो वो कारक हेरिडिटी पर प्रभाव नहीं डालते। किसी भी उसकी जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है, किसी भी स्पीसीज का ऑफस्प्रिंग होता है, रैंडमली वो वही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है जो उसे शो करनी होती है या फिर जो उसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो बस इसमें आप इसको इतना ही याद रखिए। अब जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है, अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हमारी गाल्टन्स थ्योरी। इसे हम गाल्टन्स का बायोमेट्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। और ये थ्योरी किसने दी थी? ये गाल्टन ने ही दी थी, इसलिए इसका नाम गाल्टन का बायोमेट्रिक सिद्धांत रखा गया। अब गाल्टन ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो गाल्टन ने रेट पर एक्सपेरिमेंट किया था। रेट में भी इसने नवजात चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसकी बहुत ही छोटी सी थ्योरी है। इसने क्या कहा था अपनी थ्योरी में? इसने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सिर्फ उनके पेरेंट्स के ही गुण नहीं जाते, उनके अंदर उनके जो एंसिस्टर्स होते हैं यानी उनके जो ग्रांड पेरेंट्स होते हैं उनके ट्रेड्स भी उनमें ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन्होंने एक अमाउंट बताया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे के इमीडिएट पेरेंट्स होते हैं, इमीडिएट पेरेंट्स मतलब उसके जो रियल पेरेंट्स होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, उनके 1/2 पार्ट उनके जो टोटल ट्रेड्स होते हैं माँ बाप के, उनके 1/2 पार्ट बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है। यानी मैंने बताया है ना आपको कि अब माता पिता के 50-50% गुण बच्चे के अंदर जाते हैं, तो इसने वही रेशियो इसमें बताया है। सेकंड इसने क्या कहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स के जो टोटल ट्रेड्स हैं उनके 1/4 बच्चे के अंदर जाएंगे। फिर ग्रैंड पेरेंट्स है तो 1/8 ट्रेड्स, ठीक है, उनके टोटल जो गुण हैं ग्रैंड पेरेंट्स के, उनका 1/8 पार्ट बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है। तो गाल्टन ने अपनी थ्योरी में यही चीजें बताई थी। इसके बाद आती है हमारी इवोल्यूशन की थ्योरी। इवोल्यूशन की थ्योरी जिसमें हम डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो इन दोनों ने एक ही थ्योरी दी थी और इन दोनों की थ्योरी में एक ही बात इन्होंने कही थी, बस इनकी वर्डिंग अलग थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा था? इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था कि इन्वायरमेंट, बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने के लिए जब एक स्पीसीज या फिर एक प्रजाति, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को जब compete करता है, अपनी बॉडी में जो चेंजेस लाता है, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ compete करने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, वही चेंजेस उसके आगे आने वाली पीढ़ी में यानी उसकी आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बात कही थी। इसका एग्जाम्पल मैं दूं तो इसका एग्जाम्पल है जिराफ। तो जिराफ इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप ह्यूमन भी इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो जिराफ की मैं बात करूं, जिराफ के एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जो इनिशियली अब आप जिराफ देखते हैं तो जिराफ क्या होती है? जिराफ की गर्दन क्या होती है? बहुत ही लंबी होती है, लंबी गर्दन वाले होते हैं। तो इनिशियली जो जिराफ थी उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी। जो जिराफ थे वो उनकी गर्दन भी नॉर्मल जो एनिमल्स हैं उनकी ही तरह थी और वो जमीन पर पड़ी हुई पत्तियां, घास वगैरह वो खाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घास खत्म होने लगी है यानी जमीन पर उनका जो फूड है वो खत्म होने लगा है, तो उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपनी गर्दन उठाकर जो पेड़ों पे लगी हुई पत्तियां थी उनको खाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे उनकी जो गर्दन है उसका स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो गया और जो इनकी गर्दन है छोटी गर्दन से लंबी गर्दन में परिवर्तित हो गई, लंबी गर्दन में चेंज हो गई। अब जिन जिराफ ने कोशिश की थी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो उन्होंने अपनी गर्दन को लंबी कर लिया
और वही जिराफ आगे चल के सर्वाइव कर पाए। लेकिन जिन्होंने कोशिश ही नहीं की तो वहीं पे वो वैनिश हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, उनकी कोई प्रजाति है ही नहीं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा जिराफ नहीं मिलता देखने को जिसकी छोटी गर्दन हो। अब हम देखते हैं ना कि हमेशा बड़ी लंबी गर्दन वाली जिराफ ही मिलते हैं। तो इस तरह से जिराफ के अंदर जो चेंजेस आए थे, उनकी बॉडी में जो चेंजेस आए थे, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आए थे, वही चेंजेस उनके आगे आने वाली पीढ़ी में भी आए थे। तो इस तरह से जो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहलाती है, जो डार्विन ने और लेमार्क ने दी थी। इसी के साथ ही जो डार्विन की थ्योरी है उसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? तो हमें जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी को छोड़कर, यानी हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से जो ट्रेड्स प्राप्त होते हैं, जो गुण प्राप्त होते हैं, उनको छोड़कर हमारा जो चारों तरफ का जो सराउंडिंग होता है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे हमारा जो फैमिली हुई, हमारी फैमिली हुई, हमारे जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं वो हुए, बच्चों का स्कूल हुआ, उसकी सोसाइटी हुई, तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब इन्वायरमेंट कहलाता है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, वो है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो यहाँ पे जो नेचर है वो हमारा हेरिडिटी को शो करता है और जो नर्चर है वो इन्वायरमेंट का शो करता है। तो जो हमारी हेरिडिटी है, यानी जो हमें ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर से मिले हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यानी हमारी आँख, नाक, बाल, इनका कलर ये जैसा है वो वैसा ही रहेगा, हमें उन्हें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उनसे हम चेंज कर सकते हैं। यानी अभी हम घर पर हैं, कोई बच्चा है वो घर पर है, थोड़ी देर बाद वो बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है, उसके बाद वो सोसाइटी में खेलने चला जाता है, उसके बाद वो स्कूल चला जाता है। तो इस तरह से जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। जो इन्वायरमेंट है हमारा डायनामिक है, यानी गतिशील है। अब जो हमारे नेचर है वो इनेंट है, यानी हमें हमारा जो नेचर है वो जन्मजात है, यानी वो हमें पैदाइश से ही मिलता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो हमारा एक्वायर्ड है, यानी जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट बढ़ता है, हमारा सराउंडिंग इंक्रीज होता रहा है, हमारा वातावरण बढ़ता है, वैसे वैसे ही हम अपने इन्वायरमेंट से नई नई चीज़ें सीखने लगते हैं। अब जो हमारा नेचर है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एक बेस का काम करता है। बेस मतलब किसके लिए? किसी भी इंडिविजुअल के विकास के लिए, यानी उसकी डेवलपमेंट के लिए जो नेचर है वो बेस का काम करता है। और जो नर्चर है उस बेस को पोषण प्रदान करता है, जिससे उसका एक्चुअल डेवलपमेंट हो सके, उस बेस को सपोर्ट प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के अंदर सिंगिंग की बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो बहुत अच्छा गाता है, उसका गला बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उसे सिंगिंग के बारे में अच्छे से पता नहीं चलेगा, उसे सुर ताल का पता नहीं चलेगा, उसे कहाँ पर म्यूजिक किस तरह से परफॉर्म करना है ये पता नहीं चलेगा, तब तक उसकी जो इनेंट क्वालिटी है वो निखर कर नहीं आएगी, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से जो बच्चे के विकास में जो हमारा नेचर और नर्चर है वो दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद दो टर्म आती हैं हमारी, एक जीनोटाइप और एक हमारी फेनोटाइप। तो जीनोटाइप है वो हमारा हेरिडिटी से रिलेटेड होता है और ये इसे हम देख नहीं सकते, यानी ये बच्चे के अंदर की जो इनेंट क्वालिटीज होती हैं वो होती हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती। और जो फेनोटाइप होता है वो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी जो बच्चे का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है वो हमारा फेनोटाइप कहलाता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि बच्चे का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या होता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर क्या कहलाता है। तो इस तरह से ऑप्शन में रहता है जीनोटाइप होता है, फेनोटाइप में होता है, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो जो बच्चे का किसी भी इंडिविजुअल का जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है वो फेनोटाइप कहलाता है। अब जो ये टर्म थी जीनोटाइप और फिनोटाइप, इन्हें किसने इंट्रोड्यूस किया था? इन्हें जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पर हम बात करें विकास की, तो जो विकास है वो अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही मेल जोल होता है। ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एचटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विकास है उसमें अनुवांशिकता और वातावरण का क्या रोल है। तो आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह प्लस कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, इस तरह से आपसे पूछते हैं।
तो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण का गुणज होता है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहीं पे हमारा जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके अलावा इनकी कुछ डेफिनेशंस भी हैं, तो आप चाहें तो इन डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इन डेफिनेशंस को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हेरिडिटी और वातावरण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन थी, अनुवांशिकता और वातावरण से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन थी, और यही डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें से जो वुडवर्थ की डेफिनेशन है, अनुवांशिकता उन सभी कारकों को शामिल करती है जो व्यक्ति में मौजूद होते हैं जब वह जन्म के साथ नहीं बल्कि जन्म से लगभग 9 महीने पहले गर्भाधान के समय जीवन शुरू होता है। तो ये वुडवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये एचटेट में भी पूछी गई है, ये सीटेट में भी पूछी गई है, ये DSSB में भी इसको पूछा गया है। तो यहीं पे हमारा जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है समाप्त होता है। मैंने आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सभी कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।